जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिमेय संख्याएं के भाग 1 में आज हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे भूमिका, फिर परिमेय संख्याएं और अंत में समतुल्य परिमेय संख्याएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं भूमिका के साथ। और उसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती है। पहला है प्राकृत संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक और अंत में परिमेय संख्याएं। अब इन संख्याओं में अंतर क्या होता है, क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले होती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ही जहां तक आप गिन सके। अब यदि इन्हीं संख्याओं में एक शून्य आगे जोड़ दिया जाए तो वह ये जो संग्रह है वो पूर्ण संख्याओं का संग्रह कहलाएगा। अब इसी में यदि मैं ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दूं तो ये मिलके पूर्णांक बनाते हैं। और यह सभी संख्याएं जो है प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक एक साथ परिमेय संख्याओं के संग्रह में भी आती है। अब ये तो हुई संख्याओं के प्रकार की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं। कोई भी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जाए और वहां पर q का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा और साथ ही साथ p और q दोनों ही पूर्णांक होंगे, तो ऐसे संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यदि आपकी किताब के अनुसार देखा जाए तो परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त करते हैं और वहां p और q पूर्णांक है जहां q का मान शून्य के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में यह अंक जो है वो परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण। पहले उदाहरण में एक संख्या दे रखी है 2/5। यहाँ पर जो q के स्थान पर 5 है उसका मान शून्य के बराबर नहीं है और साथ ही साथ 2 और 5 दोनों ही पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या कहलाती है। अब अगले उदाहरण में ऊपर दे रखा है -2 और उसके बटे में लिखा गया है 3। यहाँ पर 3 का मान जो है वो शून्य के बराबर नहीं है और -2 और 3 दोनों ही पूर्णांक है, यानी -2/3 जो है वह भी एक परिमेय संख्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिमेय संख्याओं के प्रकार। यह आपके सामने एक संख्या रेखा बनाई गई है। इस संख्या रेखा में अगर आप शून्य के दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही है वो सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है और यदि आप शून्य से बाईं ओर जाएं तो उसको हम ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो चलिए ये तो हुए परिमेय संख्याओं के प्रकार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और रोचक तथ्य। अब इस संख्या रेखा में आपने एक अंक देखा 0, तो ये जो 0 है क्या वो एक परिमेय संख्या है? बताइए। जी बिल्कुल, और ऐसा कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। 0 को मैं 0/a के बराबर रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आप a को 0 से गुना करेंगे तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 0 जो है वो भी एक पूर्णांक है और a जो है वो भी एक पूर्णांक है और a का मान जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, इसलिए हम 0 को परिमेय संख्या कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय, समतुल्य परिमेय संख्या। आपके सामने एक परिमेय संख्या दी गई है 2/3, जहां पर 2 अंश है तथा 3 हर है। अब 2/3 में यदि मैं अंश और हर दोनों में ही 2 से गुना कर दूं तो वो हो जाता है 4/6, यानी 2/3 और 4/6 जो है वो समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो कोई भी परिमेय संख्या के अंश और हर को जब आप एक ही संख्या से गुना कर देते हैं तो वह उस संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये केवल गुना करने से हो सकता है या इसका कोई और भी तरीका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
आपके सामने एक और परिमेय संख्या दी है -15/21, जहां पर -15 जो है वो अंश है तथा 21 जो है वो हर है। तो यदि मैं दोनों को ही 3 से भाग दे दूं तो ये हो जाएगा -5/7, यानी -15/21 और -5/7 जो है वो दोनों ही समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। आज हमने सीखा कि परिमेय संख्याएं होती क्या है और समतुल्य परिमेय संख्याएं किन्हें कहा जाता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या हमेशा उपलब्ध है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाठ परिमेय संख्याओं का भाग 2। इसकी पिछली वीडियो में हमने जाना परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं और समतुल्य परिमेय संख्या किन्हें कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना, परिमेय संख्याओं का मानक रूप और दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले विषय के साथ और जानते हैं कि परिमेय संख्याओं की तुलना की किस तरीके से जाती है। अब इस विषय को समझने के लिए हम एक उदाहरण की सहायता लेंगे। उदाहरण में कहा गया है कि दो परिमेय संख्याएं हैं 3/-4 और -5/6। तो इनमें से कौन सी संख्या जो है वो बड़ी है। आइए हल देखते हैं। इसका जो हल है वो हम कुछ चरणों में करेंगे और आपको वो चरण याद रखने हैं। पहला चरण कहता है कि जो भी परिमेय संख्या आपको दे रखी होगी उसका जो हर है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला चरण ये होगा कि यदि परिमेय संख्या के हर जो है वो ऋणात्मक है तो आपको उनको धनात्मक में परिवर्तित करना पड़ेगा। अब यहाँ -4 दिया है तो यदि मुझे इसको धनात्मक बनाना है तो -1 से गुना करना होगा। तो 3/-4 को हम अंश और हर दोनों में ही -1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -3/4, जो कि हमारी पहली परिमेय संख्या हुई। और जो दूसरी परिमेय संख्या है वो है -5/6। अब अगले चरण में आपको क्या करना है, इन दोनों के जो हर दे रखे हैं उनको लिखकर उनका एलसीएम लेना है। अब यदि मैं 4 और 6 का एलसीएम लूं तो वो मुझे प्राप्त होगा 12। तो आगे बढ़ते हैं। एलसीएम हमें 12 प्राप्त हो चुका है। तीसरा चरण ये कहता है कि जो भी आपकी संख्याएं दे रखी है उसका जो हर है वो एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अगर हमें 12 बनाना है तो 4 को 3 से गुना करना होगा। अब केवल हर में तो नहीं कर सकते, तो अंश और हर दोनों में ही गुना किया। इसको गुना करने पर हमें प्राप्त हुआ -9/12। अब हमें जो दूसरी परिमेय संख्या हमारी दे रखी थी -5/6, उसका जो हर है उसको भी 12 करना है और 12 करने के लिए हमें 6 को 2 से गुना करना होगा। यानी जब आप 2 को अंश और हर दोनों में गुना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा -5 × 2 -10 और 6 × 2 जो हुआ वो हुआ 12। तो चलिए अब आपको दो परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई, -9/12 और -10/12। तो आप यहाँ देखिएगा गौर से अगले चरण में कि जो दोनों हर हैं वो तो आपस में बराबर हो गए हैं, ये भी 12 और ये भी 12। अब सवाल ये उठता है कि जो -9 है वो क्या है, -10 से बड़ा है, यानी जो संख्या होगी वो -9/12 बड़ी होगी -10/12 से। तो हमारी जो -9/12 है वो किसके बराबर थी, -3/4 के, और -10/12 बराबर थी -5/6 के। तो -3/4 जो है वो -5/6 से बड़ी है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय परिमेय संख्याओं का मानक रूप। अब आपके सामने एक परिमेय संख्या दी है 3/4। परिमेय संख्याओं के मानक रूप में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि उस परिमेय संख्या का
हर जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा धनात्मक होता है। तो यहाँ जो हर है वो 4 है जो कि धनात्मक है। अब अंश 3 है और हर जो है वो 4 है और इनका HCF जो होता है वो 1 होता है। तो यदि आपकी पुस्तक के अनुसार कहा जाए तो एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक होता है और उसके अंश और हर में 1 के अतिरिक्त कोई सार गुणनखंड नहीं होता। तो यहाँ पर अंश 3 था और हर 4 था, इनका सार गुणनखंड जो है उसमें 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं थी, यानी ये संख्या जो है वो मानक रूप में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और उदाहरण। आप बताइए कि ये जो 6/8 है, क्या ये एक परिमेय संख्या का मानक रूप है? यदि है तो कैसे और नहीं तो कैसे? आशा करती हूँ आपने इसको हल कर लिया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हर जो है वो 8 है, धनात्मक है, तो एक स्थिति तो पूरी हो गई। अब यहाँ अंश 6 है और हर जो 8 है उसका यदि मैं HCF निकालने जाऊं तो वो हो जाता है 2, यानी सात गुणनखंड में 1 के अतिरिक्त एक और संख्या 2 है, यानी ये परिमेय संख्या अपने मानक रूप में नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय जो कि है परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। इसको भी हम करेंगे एक उदाहरण की सहायता से। उदाहरण में कहा गया है एक परिमेय संख्या है 1/3 और दूसरी परिमेय संख्या है 3/5 और इनके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है। तो आइए हल देखते हैं। पहले चरण में आपको क्या करना है, दोनों परिमेय संख्याओं को लिख लीजिए और इनका जो हर दे रखा है दोनों का, उसका LCM ले लीजिए। LCM लेने पर हमें जो अंक प्राप्त हुआ वो हुआ 15। अब क्योंकि LCM 15 है तो चरण 2 में हमें ये करना है कि दोनों ही जो परिमेय संख्याएं हैं उनकी हर को 15 बनाना है। अब यहाँ हर दिया है 5, ऐसा क्या करें कि ये 15 हो जाए? इसके लिए हमें इसे 3 से गुना करना होगा। तो दी गई परिमेय संख्या के अंश तथा हर को हम 3 से गुना करेंगे, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा 9/15। अब बढ़ते हैं अगली परिमेय संख्या की ओर जो कि दे रखी थी आपको 1/3। अब इसमें भी हर को 15 करना है, तो यदि मैं 3 को 5 से गुना कर दूं तो वो हो जाएगा 15। तो अंश और हर दोनों में ही 5 से गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 5/15। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला चरण। आपको जो संख्याएं प्राप्त हुई वो ही 5/15 और 9/15। तो इनके बीच की परिमेय संख्या कौन सी होगी? 6/15, 7/15 और 8/15। तो ये जो 5/15 है और ये जो 9/15 है, ये तो आपको दी गई परिमेय संख्याएं हैं और ये जो तीनों संख्या दे रखी है 6/15, 7/15 और 8/15, ये इनकी बीच की संख्याएं हैं। तो 5/15 को यदि मैं उसके मानक रूप में लाऊं तो वो होता है 1/3, यानी आपको जो 3 परिमेय संख्याएं निकालनी थी वो आपको प्राप्त हो चुकी है। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। चलिए संक्षेप में देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा कि परिमेय संख्याओं की तुलना किस प्रकार की जाती है, उनका मानक रूप क्या होता है और यदि आपको 2 परिमेय संख्याएं दी हो तो इनके बीच में परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है। अगली वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें आप परिमेय संख्याओं के योग के गुण जानेंगे और व्यवकलन के गुण जानेंगे। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 परिमेय संख्याएं का भाग 3। इसके पिछले वीडियो में हमने जाना कि परिमेय संख्याएं होती क्या है, कितनी प्रकार की होती है और 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे
परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में, जिसमें हमारा पहला विषय होगा परिमेय संख्याओं के योग के गुण और दूसरा विषय होगा परिमेय संख्याओं के व्यवकलन के गुण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला विषय परिमेय संख्याओं के योग के गुण। पहला नियम है इसमें योग का समृद्ध गुण। अब यदि आपको दो परिमेय संख्याएं दे रखी है 3/4 और -5/7 और आपको इनका योग करना है, तो जब आप इसका योग करके हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1/28। यानी यदि एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो परिणाम में आने वाली संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला उदाहरण। इसमें दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को लिया गया है और उनका योग किया गया है, और जब आपने योग को हल किया तो आपको प्राप्त होता है -47/40। तो देखिए पहली परिमेय संख्या ऋणात्मक थी, उसमें जब हमने दूसरी ऋणात्मक परिमेय संख्या को जोड़ा तो हमको परिणाम में एक ऋणात्मक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। यानी इसके अनुसार दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण योग का क्रम विनिमय गुण। इसमें आपके सामने दो परिमेय संख्याएं दी हैं। पहली है -1/3 और दूसरी है 2/5। जब आपने इनको हल किया तो आपको प्राप्त हुआ 1/15। यानी अगला उदाहरण हम देखेंगे तो इस गुण को और अच्छे से समझ पाएंगे। अब इस उदाहरण में कहा गया है कि दो परिमेय संख्या है 2/5 और -1/3। यही संख्याएं ऊपर भी थी, लेकिन क्रम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जब इसको हमने हल किया तो हमें प्राप्त हुआ 1/15। तो हमने ये देखा कि -1/3 में आप 2/5 जोड़िए तो भी 1/15 आता है, और 2/5 में -1/3 जोड़िए तो भी 1/15 ही आएगा। यानी संख्याओं के क्रम में परिवर्तन लाने से योग पे जो परिणाम मिलता है उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः परिमेय संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण योग का साहचर्य गुण। अब आपके सामने एक उदाहरण पेश हो रहा है। इसमें तीन परिमेय संख्याएं दी गई है 2/3, -3/5 और 5/6। आपको इन तीनों संख्याओं का योग लेना है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक स्थिति दे रखी है, आपको दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या का योग लेना है और जो परिणाम आएगा उसको पहली परिमेय संख्या में जोड़ना है। तो आइए 2/3 तो वैसे का वैसे रहेगा और बाकी की दो परिमेय संख्याओं का हमने योग ले लिया। योग लेके जब हमने इसको आगे हल किया तो हमको मिला 2/3 जमा 7/30। जब यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 20 जमा 7/30 जो कि होगा 27/30। अब इस परिमेय संख्या को हम उसके मानक रूप में बदलेंगे। जब आप इसको 3 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 9/10। आगे बढ़ते हैं, फिर से इन्हीं तीन परिमेय संख्याओं का हम योग लेंगे, लेकिन स्थिति में परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि हम पहले वाली जो दो संख्याएं हैं उनका योग लेंगे और उनका परिणाम जो होगा वो तीसरी संख्या में जोड़ेंगे। तो उससे हमको मिल गया, पहली दो परिमेय संख्या को हल किया, आया 10 - 9/15 जमा 5/6। आगे जब आप एलसीएम लेंगे इसका तो आपको प्राप्त होगा 2 जमा 25/30 यानी फिर से 27/30 जो कि मानक रूप में लिखा जाएगा 9/10 के रूप में। यानी परिमेय संख्याओं के योग के लिए ये जो गुण साहचर्य है वह सत्य है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय योज्य तत्समक। इसमें कहा गया है कि यदि आपके पास एक संख्या है परिमेय a/b और आप उसमें शून्य जोड़ते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, a/b। यानी सभी परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक जो होता है वो शून्य होता है। योज्य तत्समक एक ऐसी संख्या होती है जिसको आप जब किसी परिमेय संख्या में जोड़ें तो आपको वापस से उत्तर में वही परिमेय संख्या मिले। ये तो हुआ योज्य तत्समक। आगे हम देखेंगे योज्य प्रतिलोम। आपके सामने फिर से एक परिमेय संख्या दी है a/b। अब आप इसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे कि आपको उत्तर में शून्य प्राप्त हो।
सोचिए। अब जिन्हें पता है बहुत बढ़िया, और जिन्हें नहीं पता आइए हम सीखते हैं। जब आप इसमें -a/b जोड़ेंगे तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी कोई भी परिमेय संख्या यदि a/b है तो उसका योज्य प्रतिलोम -a/b होता है। तो आपके पास जो भी संख्या होगी उसी का अगर आप ऋणात्मक मान ले लेते हैं तो वो आपका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। लेकिन यदि संख्या ही ऋणात्मक हो तो आप उसका धनात्मक मान ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला विषय परिमेय संख्याओं के व्यवकलन के गुण, जिसमें पहला है समवृद्ध गुण। अब आपके सामने दो परिमेय संख्या दी है 3/4 माइनस -5/7, और जब हमने इसका एलसीएम लेके इसको हल किया तो हमको मिला नीचे 28 और ऊपर 21 जमा 20, दोनों ऋणात्मक चिन्ह मिलके धनात्मक हो गए। और आगे हल करने पर मिला 41/28, यानी दो परिमेय संख्याओं का योग जो है वो एक परिमेय संख्या जिस प्रकार हमने देखा उसी प्रकार यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं का जो व्यवकलन है वो भी एक परिमेय संख्या आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला उदाहरण। दो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं दी है -3/8 माइनस -4/5। जब हमने इसको हल किया तो हमको मिला 17/40, यानी दो परिमेय संख्याओं का व्यवकलन जो है वो एक परिमेय संख्या होता है। ये भी यहाँ सिद्ध हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण। अब आपके सामने यहाँ दो परिमेय संख्या दी है और 1/2 में से 3/5 को घटाया जा रहा है। एलसीएम लेके आगे हल किया तो उत्तर में प्राप्त हुआ -1/10। अब फिर से हमने इन्हीं परिमेय संख्याओं को लिया किंतु इनके क्रम में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। अब की बार 3/5 में से 1/2 को घटाया जा रहा है। तो जब आप इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1/10। तो जब 1/2 आगे था उसमें से 3/5 घटाया जा रहा था तो -1/10 आ रहा था, और जब 3/5 में से 1/2 को घटाया गया तो 1/10 आया। तो परिणाम जो है वो अलग अलग है, यानी परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन गुण जो है वह सत्य नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण व्यवकलन का साहचर्य गुण। यहाँ पर आपको तीन परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करना होगा। स्थिति कुछ इस प्रकार है, पहले हम बाद की दोनों संख्याओं का व्यवकलन करके परिणाम जो है वो -2/3 से घटाएंगे। तो -2/3 तो वैसे का वैसा हुआ और उसमें से हमने घटाया इन दोनों के अंतर को, यानी 10 - 7/14। आगे हल करने पर प्राप्त हुआ -2/3 -3/14, जो कि जब एलसीएम हम लेके आगे हल करेंगे तो हमको मिलेगा -37/42। और उसी प्रकार यहाँ देखिए -2/3 में से जब आपने -5/7 को घटाया और उसमें से -1/2 को घटाया और दूसरी स्थिति का उपयोग किया, यानी पहली दो संख्याओं का अंतर लेकर उसको जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें से तीसरी संख्या को घटाएंगे। तो जब हमने ऐसा किया तो इसको हल करने पर हमें प्राप्त हुआ -79/42, जो कि पहले वाले परिणाम से अलग है, यानी व्यवकलन के लिए साहचर्य गुण जो है वह भी सत्य नहीं है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें हमने जाने योग के गुण और व्यवकलन के गुण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कुछ और गुणधर्मों के बारे में, जिसमें परिमेय संख्याओं के गुणन के गुण। घर जाइए और आपकी जो प्रश्नावली 1.2 और 3 है उसको हल कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं का भाग 4। इसी पाठ के पिछले वीडियो में हमने जाना परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्मों के बारे में, जिसमें हमने जाना परिमेय संख्याओं के योग के गुण और परिमेय संख्याओं के व्यवकलन के गुण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में, जिसमें विषय होगा परिमेय संख्याओं के
गुणन के गुण। तो शुरू करते हैं इस विषय के साथ और आपके सामने एक सारणी बनी हुई है। इस सारणी के पहले स्तंभ में हम गुणों के नाम लिखेंगे, फिर उन गुणों पर आधारित हम कुछ उदाहरण देखेंगे और जानेंगे कि गुणन के गुणों में यह सत्य है कि नहीं है। पहला गुण है समृद्ध गुण। समृद्ध गुण के लिए हमारा उदाहरण होगा, एक हमने परिमेय संख्या ली 2/3 और उसको गुना किया दूसरी परिमेय संख्या 5/7 से, तो उत्तर में आपको प्राप्त हुआ 10/21 जो कि एक परिमेय संख्या है। यानी हमने सीखा कि दो परिमेय संख्याओं का गुणन करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वह भी एक परिमेय संख्या होता है। यानी गुणन के लिए समृद्ध गुण जो है वह सत्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण क्रम विनिमय गुण। तो इसका उदाहरण होगा, आप एक परिमेय संख्या लेंगे 2/3, उसको गुना करेंगे दूसरी परिमेय संख्या 5/7 से, तो आपको प्राप्त होगा 10/21। अब यदि क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन लाकर संख्याओं का गुणन किया जाए तब देखते हैं क्या होता है। तो अब हमने दूसरी जो परिमेय संख्या 5/7 है उसको पहले लिखा और उसको गुना किया पहली परिमेय संख्या 2/3 से। तो जब आप इसको गुना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 10/21। यानी दोनों ही स्थितियों में परिणाम में आने वाली परिमेय संख्या जो है वो एक जैसी है। तो हमने ये सीखा कि यदि आपको दो परिमेय संख्या दी है और आप उनके क्रम में परिवर्तन करके गुणन करेंगे तो भी परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी गुणन के गुणों में क्रम विनिमय जो है वह सत्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण साहचर्य गुण। साहचर्य गुण के उदाहरण में हमने एक परिमेय संख्या ली -5/3, उसको गुना किया दूसरी परिमेय संख्या 7/4 से और फिर उसको भी गुना किया एक तीसरी परिमेय संख्या 2/9 से। तो पहली स्थिति में आप पहले -5/3 को गुना करेंगे 7/4 से और जो भी आपका परिणाम आएगा उसका आप गुना करेंगे 2/9 से, तो आपको प्राप्त होगा -35/54। अब अगर इन्हीं परिमेय संख्या को रखते हुए हम एक दूसरी स्थिति का उपयोग करें, यानी पहले जो बाद की दो परिमेय संख्याएं हैं 7/4 और 2/9 उनको गुना कर ले और फिर उसका जो परिणाम आए उसको गुना करें पहली परिमेय संख्या -5/3 से, तो उत्तर में आएगा -35/54। यानी परिमेय संख्याओं के गुणन में साहचर्य गुण जो है वो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक अगला गुण गुणात्मक तत्सम। इसमें यदि आपको एक परिमेय संख्या दी है -1/4 और आपने उसको गुना किया 1 से, तो उत्तर में आपको क्या प्राप्त होगा? उत्तर में आपको प्राप्त होगा -1/4। और यदि आप 1 से गुना करें उसी परिमेय संख्या -1/4 को, तो आपको क्या परिणाम प्राप्त होगा? -1/4। जैसा कि हमने देखा था क्रम विनिमय में, यदि क्रम में परिवर्तन लाया जाए तो परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन इसे यदि हम व्यापक रूप में कहना चाहें तो किसी भी परिमेय संख्या a/b के लिए जब हम उसको 1 से गुना करते हैं तो हमको वही परिमेय संख्या उत्तर में प्राप्त होती है। तो हर एक परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्सम जो होता है वह 1 होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि a/b को हमने 1 से पहले गुना किया था और अब यदि मैं 1 को a/b से गुना करूं तो भी उत्तर में a/b ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला और अंतिम नियम गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें यह कहा गया है कि आप एक परिमेय संख्या ले लीजिए 7/11। अब उसे ऐसी किस संख्या से गुना किया जाए
कि जो उत्तर हो वो हमारा 1 आए। सोचिए। अब जिन्हें समझ आ गया बहुत बढ़िया, और जिन्हें नहीं समझ आया चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, यदि आप 7/11 को उसके व्युत्क्रम यानी 11/7 से गुना कर दे तो 7 से 7 कटेगा, 11 से 11 और परिणाम में आपको 1 प्राप्त होगा। तो इससे हमने सीखा कि 7/11 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो 11/7 है। यानी किसी भी परिमेय संख्या a/b के लिए जो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो हम कैसे प्राप्त करेंगे? वो ऐसे होगा कि a/b को हम ऐसी किस संख्या से गुना करें कि मान हमारा 1 आए। तो इसके लिए हमें उस संख्या का व्युत्क्रम लेना होता है। तो b/a से हमने जब गुना किया तो हमें मिल गया 1, यानी a/b का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वह b/a है। इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त हुई। चलिए संक्षेप में देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में, जिसमें हमने जाना परिमेय संख्याओं के गुणन के गुण, जिसमें हमने क्या क्या देखा? संवृत्त, क्रम विनिमय, साहचर्य, गुणात्मक तत्सम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में भी हम गुणधर्मों की ही चर्चा करेंगे, किंतु अब की बार होंगे परिमेय संख्याओं के विभाजन के गुण। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। घर जाइए, निरंतर अभ्यास करते रहिए प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का, और किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का भाग 5। इसी के पिछले भाग में हमने देखा परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्मों के बारे में, जिसमें हमने सीखा परिमेय संख्याओं के गुणन के विभिन्न प्रकार के कौन से गुण होते हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज भी हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्मों के बारे में, किंतु हमारा विषय होगा परिमेय संख्याओं के विभाजन के गुण। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं विभाजन के विभिन्न गुणों के बारे में। आपके सामने एक सारणी दे रखी है, जिस सारणी के पहले स्तंभ में हम गुणों के नाम लिखेंगे, फिर उन गुणों पर आधारित हम कुछ उदाहरण करेंगे और उस उदाहरण के बाद हम ये निश्चित करेंगे कि यह गुण जो है वो विभाजन के लिए सत्य है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला गुण है समृद्ध गुण। समृद्ध गुण को सत्य साबित करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। अब इसमें एक परिमेय संख्या ली है मैंने 3/7, उसको भाग दे रही हूँ 5/2 से। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3/7 और भाग का चिन्ह जो है वो गुणा के चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा और 5/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी 2/5। और जब आप उसको हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 6/35। यानी यदि आपने दो परिमेय संख्याओं का भाग लिया तो आपको उत्तर में एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। किंतु क्या हर स्थिति में यह सत्य होगा? चलिए देखते हैं। अगला हमने परिमेय संख्या लिया 2/5 और उसको भाग दिया एक दूसरी संख्या 0/4 से। अब यदि मैं परिमेय संख्या की परिभाषा लगाऊं तो 0/4 जो है वो एक परिमेय संख्या है। कैसे? बताती हूँ। यहाँ पर परिमेय संख्या की परिभाषा में कहा गया था कि अंश और हर दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। तो 0 भी एक पूर्णांक है और 4 भी एक पूर्णांक है। और दूसरी स्थिति होती थी कि हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 4 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0/4 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो आइए इसको आगे हल करते हैं। 2/5 को वैसे ही लिख लेंगे। भाग का जो चिन्ह है वो गुणा में परिवर्तित होगा और ये हो जाएगा 4/0, इसका व्युत्क्रम। जब हमने इसको आगे हल किया तो हमें प्राप्त हुआ 8/0।
अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका यदि मैं शून्य से गुणन करूं तो मुझे उत्तर में 8 प्राप्त हो। तो 8 बटे शून्य जो है वो परिभाषित नहीं है। तो इस उदाहरण से हमने सीखा कि यदि दो परिमेय संख्याओं का विभाजन हो रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि परिणाम में जो संख्या प्राप्त हो वह भी एक परिमेय संख्या हो, यानी विभाजन जो है वह समृद्ध नहीं होता। अगला गुण देखते हैं क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण को सिद्ध करने के लिए हमने एक उदाहरण लिया, 3/7 को 5/2 से भाग दिया। इसको हल किया तो आया 3/7 गुना 2/5, जैसा कि आपने ऊपर देखा होगा, और उत्तर में आ गया 6/35। अब जरा इन संख्याओं के क्रम में परिवर्तन करते हैं। पहले 3/7 को भाग दिया जा रहा था 5/2 से, अब 5/2 को भाग दिया जाएगा 3/7 से। तो हल करने पर आया 5/2 गुना का चिन्ह और 3/7 का उल्टा, यानी 7/3। और जब हमने इसको आगे और हल किया तो प्राप्त हुआ 35/6। तो जब हमने परिमेय संख्याओं के क्रम में परिवर्तन किया तो परिणाम में भी जो परिवर्तन है वो हमें स्पष्ट दिख रहा है, यानी विभाजन जो है वह क्रम विनिमय नहीं है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण साहचर्य गुण। इसमें उदाहरण में आपको 3 परिमेय संख्या दी है, जिसमें कहा जा रहा है कि पहले -1/4 को भाग देगा 7/5 और जो यहाँ पर आपका परिणाम आएगा वो भाग देगा 2/3 को। और दूसरी स्थिति में भी यही 3 परिमेय संख्याएं ली गई है, लेकिन पहले 2/3 को भाग देगा -1/4 और जो परिणाम प्राप्त होगा उसको 7/5 से भाग दिया जाएगा। अब क्या इन दोनों स्थितियों को उपयोग में लाने के बाद जो परिणाम होगा वो एक जैसा होगा? चलिए देखते हैं। 2/3 भाग दिया जा रहा है -1/4, भाग दिया जा रहा है 7/5। इसमें हमने पहली स्थिति का उपयोग किया और पहले -1/4 को भाग दिया 7/5 से। तो 2/3 जैसा है वो वैसा का वैसा ही लिख लेंगे, भाग का चिन्ह ऐसा ही रहेगा और -1/4 जो है वो गुना हो जाएगा 7/5 के व्युत्क्रम यानी 5/7 से। अब उसको हल करेंगे तो आएगा 2/3 तो वैसा का वैसा है, भाग का चिन्ह -5/28। अब जब आप इसको आगे हल करेंगे तो 2/3 वैसे का वैसा रहेगा, भाग का चिन्ह गुना में परिवर्तित होगा और -5/28 का व्युत्क्रम आ जाएगा 28/-5। जब आप इसको आगे हल करेंगे तो उत्तर में प्राप्त होगा 56/-15। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी दूसरी स्थिति का उपयोग करते हैं। तीनों परिमेय संख्याएं ले ली। दूसरी स्थिति कह रही थी कि 2/3 को भाग देना है -1/4 से, यानी 2/3 वैसे का वैसा रहेगा, भाग का चिन्ह गुना में हो जाएगा और -1/4 का व्युत्क्रम ले लिया जाएगा। व्युत्क्रम लेने के बाद फिर जो परिणाम होगा उसको हम भाग दे देंगे 7/5 से। इसको आगे हल करने पर प्राप्त होता है -8/3 और गुना कर देंगे हम 7/5 के व्युत्क्रम यानी 5/7 से। अब जब आप आगे इसको हल करेंगे तो प्राप्त होगा -40/21। अब आपने ध्यान दिया कि पहली स्थिति में उत्तर था 56/-15 और दूसरी स्थिति में उत्तर आया -40/21, यानी विभाजन जो है वह साहचर्य नहीं है। इसी के साथ आज की ये वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के विभाजन के गुण, जिसमें गुण थे समृद्ध, क्रम विनिमय और साहचर्य। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं में बंटन नियम, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण और दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं। तो आशा करती हूँ आज का पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 परिमेय संख्याएं का आखिरी भाग। पिछले भाग में हमने जाना परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्मों के बारे में, जिसमें हमने जाने गुणन के गुण और विभाजन के गुण। तो चलिए इस पाठ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज के हमारे विषय होंगे परिमेय संख्याओं में बंटन नियम, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण और दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि परिमेय संख्याओं में बंटन नियम किस प्रकार लगाया जाता है। तो आपके सामने एक परिमेय संख्या दी है -3/4, जिसको गुना किया जा रहा है दो परिमेय संख्याओं के योग से -5/6 और 7/8। तो जब आप इसको गुना करेंगे तो इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे -3/4 वैसे का वैसा गुना का चिन्ह और दो जो परिमेय संख्याएं दी थी -5/6 और 7/8 का योग -20 + 21/24। आगे इसको हल किया तो ये आया -3/4 गुना 1/24 और इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा -1/32। अब यदि इसी परिमेय संख्या -3/4 को दोनों परिमेय संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए, यानी -3/4 गुना -5/6, जो कि हमारा आ जाएगा 15/24, और फिर इसको हम जब इसके मानक रूप में लाएंगे तो ये आएगा 5/8। उसी प्रकार जब परिमेय संख्या -3/4 को गुना करेंगे हम दूसरी परिमेय संख्या यानी 7/8 से, तो हमें प्राप्त होगा -21/32। अब पहली स्थिति में हमने क्या किया था, उस परिमेय संख्या को दोनों परिमेय संख्याओं के योग से गुना किया था, लेकिन अब हमने क्या किया, -3/4 को दोनों परिमेय संख्याओं से अलग अलग गुना किया और जो परिणाम आया है 5/8 और -21/32, इसका योग लेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि हमने दोनों का अलग अलग जो गुणनफल लिया था उसका योग कर दिया, यानी 5/8 जमा -21/32, जो कि हल करने पर आएगा हमें -1/32। यानी यदि तो आप परिमेय संख्याओं का गुना दो संख्याओं के योग से कीजिए या फिर दोनों संख्याओं से अलग अलग गुना करने के बाद उसका योग ले लीजिए, दोनों ही स्थिति में आपका जो परिणाम होगा वो बराबर आएगा और इसी को हम बंटन नियम के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। तो आपको यदि एक परिमेय संख्या दी गई हो 4/7 और इसको आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो सबसे पहले आप 0 से 1 तक एक रेखा खींच लीजिए और फिर उसको जो आपका परिमेय संख्या का हर है उतने भागों में बांट लीजिए। तो यहाँ पर परिमेय संख्या का हर क्या था, 7, तो हम इसको 7 भागों में बांटेंगे। इसमें पहला होगा 1/7, फिर 2/7, फिर 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7 और जो 7वां भाग है वो 1 है। और ऐसा क्यों? क्योंकि 7/7 जो है उसको हल करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। अब इससे हमको हमारी जो परिमेय संख्या थी वो मिल गई 4/7 और इसका हमने संख्या रेखा पर निरूपण कर दिया। और इसी प्रकार से आप किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं। तो मान लीजिए आपको दो परिमेय संख्या दे रखी है 3/10 और 7/10 और कहा गया है कि आपको इनके बीच में परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो आपने इसी पाठ के शुरुआती भागों में जाना था कि किस प्रकार निकाला जाता है। एक होगा 4/10, एक 5/10 और एक 6/10, यानी इन दोनों के बीच में आपके अनुसार 3 परिमेय संख्याएं हैं। किंतु क्या इससे अधिक संख्याएं हो सकती है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 3/10 और 7/10 यही दोनों संख्याएं हैं। अब यदि मैं 3/10 इस परिमेय संख्या के अंश तथा हर
दोनों को ही 10 से गुना कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 30/100। और हमें पता है यदि हम किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही संख्या से गुना करके परिणाम में एक नई परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं तो उसको हम समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। अब उसी प्रकार आप 7/10 को भी 10-10 से गुना कर दीजिए और प्राप्त करोगे 70/100। अब 3/10 बराबर है 30/100 के और 7/10 बराबर है 70/100 के। इनके बीच यदि परिमेय संख्याएं निकालनी हो तो वो होगी 31/100, 32/100, 33/100 और इसी प्रकार 69/100। यानी कुल 39 परिमेय संख्याएं हमें जो है वो प्राप्त हो गई 3/10 और 7/10 के। लेकिन इससे पहले तो हमें केवल 3 ही संख्याएं प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या 39 से भी अधिक संख्याएं हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब 3/7 और 7/10 इनको हम 100 से गुना करेंगे। इससे हमें मिल जाएगा 300/1000 और 700/1000। और इसको करने पर हमें प्राप्त होगा इनके बीच की परिमेय संख्याएं 301/1000, 302/1000, 303/1000 और 699/1000 यानी कुल 399 संख्याएं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब आपको दो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं तो आप इनके बीच में अपरिमित रूप से बहुत सारी परिमेय संख्याएं जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आज के विषय आपको समझ आए होंगे। तो चलिए संक्षेप में देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं में बंटन नियम, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण और दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं। इसी के साथ आपका गणित की किताब का पहला पाठ जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हुआ। प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए हैं उनका निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम एक नया पाठ शुरू करेंगे, वर्ग और वर्ग। तब तक के लिए धन्यवाद।